गुड मॉर्निंग चारक सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, स्वागत है, आप आ गए हैं। सर है सर, बस चारक सर जल्दी से तैयार हो गए आ रहे हैं बस। तब तक म्यूजिक सुनाते हैं लोगों को, हाँ सर सर सर। है ना।
आप संगीत में रच बसकर ध्यान में समर्पित हो गए थे। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार संगीत ध्यान क्रिया में सहायक
आप संगीत में रच बसकर ध्यान में समर्पित हो गए थे। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार संगीत ध्यान क्रिया में सहायक होता है। संगीत में बड़ी शक्ति है और जो भी कोई संगीत की शक्ति जान लेता है वो भक्ति का आनंद भी पा लेता है। आज सारे विश्व में मेडिटेशन,
नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना एसएसपीजी कॉलेज की ओर से आप सभी का मिशन शक्ति ऑनलाइन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स के तीसरे दिन के प्रथम सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह सत्र महिलाओं के हितों की रक्षा व उनके कल्याण से संबंधित कानूनों व योजनाओं अर्थात लीगल एड एंड वुमेन वेलफेयर को समर्पित है। इस सत्र को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी आदरणीय जनों व हमारे सम्मानित अतिथि वक्ताओं को सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ व उनका स्वागत करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का भी स्वागत करती हूँ। हमारी आज के सत्र की प्रथम वक्ता बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी सुश्री रुचिता चक्रवर्ती जी हैं। आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने अपने छात्र जीवन से ही वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज के साथ कार्य प्रारंभ कर दिया था। आपने मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया है। आप कोलकाता के एनजीओ संलाप के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू की गई महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। आपने वर्ष 2011 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशिया पैसिफिक विंग ऑफ CATW में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और हमें गौरवान्वित किया है। आप वर्तमान में कैंपस लॉ सेंटर की प्लेसमेंट काउंसिल में कन्वेनर के रूप में कार्यरत हैं। रुचिता जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कृपया आप स्वयं को अनम्यूट करें व आज के विषय लीगल एड एंड वुमेन वेलफेयर पर अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। रुचिता मैडम। नमस्कार, वेरी मच मुझे यहाँ करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे पेश कर पाऊँ। मैं पहले बता दूँ, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं बंगाली हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना हद तक हो सके मैं हिंदी में ही बात करूँ। मुझे सुनाई तो दे रहा है ना? आई एम ऑडिबल, राइट? यस मैम, यू आर वेरी मच ऑडिबल। ओके, थैंक यू सो मच। महिलाओं की काफ़ी सारी ऐसी इश्यूज हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हमारे समाज में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। शायद पहले भी थे लेकिन इतना ज़्यादा जागरूकता नहीं थी हमारे में। हाँ, इसीलिए हम शायद इतना ज़्यादा ये सारे इश्यूज जो अभी उभर के आ रहे हैं, कुछ वेरी रीसेंट इश्यूज जिसके जो बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए समझना। इसके काफ़ी सारी चीज़ों में विधि प्रणाली है और काफ़ी सारी चीज़ों में ऐसे भी जगह है, गैप्स है जहाँ पे लॉज नहीं है अभी तक, लेकिन हम उनको डील कर रहे हैं अपने तरीके से, जुडिशियल एक्टिविज्म के तरीके से और बहुत सारे अलग तरीकों से। लेकिन इससे पहले कि मैं महिलाओं की विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करूं, मेरे ख्याल से एज अ लॉ एकेडमिशियन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को जागरूक करें, हमें समझ में आए कि हम क्या डील हैं। सामाजिक जो प्रतिष्ठानें हैं उनके अगेंस्ट अगर हमें कोई भी इशू को उभरना लेके आना है सामने, तो हम उसके साथ कैसे डील करें, या अगर हमारे पास कोई विधि है इस प्रकार से तो हम उस विधि को कैसे इस्तेमाल करें हमारे बेनिफिट के लिए। महिलाओं की काफ़ी सारे इश्यूज हैं, सारे इश्यूज तो हम इस समय नहीं डेलिबरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, छात्र और छात्राओं के लिए, कि हम समझें कि ऐसा कौन से एंगल्स है, क्या क्या विषय है जिसको लेके लॉज है, विधियाँ हैं और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एम्पावरमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाओं की जो रोल है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में,
बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि उनका जो रोल है वो घरेलू मामलों तक ही सीमित है, लेकिन अभी एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा सिचुएशन नहीं है। इनफैक्ट आज के 21st सेंचुरी में अगर हम देखें 2020 में खड़े होके, तो काफी हद तक महिलाएं अपना कैपेबिलिटीज, अपने हुनर को एक्सप्रेस कर चुके हैं वर्क स्पेस में भी। तो जब हम दोनों एस्पेक्ट में महिलाओं को देखते हैं, एक है जहाँ पे घरेलू स्थान है, जहाँ पे वहाँ पे उनका एक अलग ही दुनिया है, और दूसरी तरफ पे एक वर्क स्पेस भी है, कार्यस्थल भी है, जहाँ पे भी उनकी इन्वॉल्वमेंट अभी काफी हद तक है। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि घरेलू स्थल के कॉन्टेक्स्ट में, प्रसंग में कैसे ऐसे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो विधि है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे एम्पावरमेंट के लिए कैसे जरूरी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। 2005 में ये विधि लाया गया, और जब ये एक्ट आया तो इट वाज अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, क्योंकि इससे पहले घरेलू हिंसा को कभी भी लॉ के दायरे से समझना, देखना या सोचना ये आया ही नहीं था हमारे सामाजिक कंडीशनिंग में। लेकिन 2005 में जब ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी लॉ आया, जहाँ पे लेजिस्लेटर्स का ये कहना था कि घरेलू हिंसा जो रैम्पेंट है महिलाओं के खिलाफ, वहां पे एक ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे रोक लगाए। हम इस लॉ को ऑल्सो प्रोग्रेसिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विधि में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह को टच किया है, जो अभी भी 2005 से लेके आज 2020 तक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं काफी समय से, काफी यंग एज से, इनफैक्ट मैं जब LLB कर रही थी तभी से, कॉलेज में आने के बाद मैं वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ काम करती हूँ। तो हमारे महिलाओं में जो एक आइडिया है कि घरेलू हिंसा का मतलब है फिजिकल वायलेंस, तो अगर कोई हमें मारता है, फिजिकली हमें हार्म करता है, तो ओनली देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम आगे बढ़े। काफी हद तक, जबकि हम ये बहुत इजीली कह सकते हैं सिटीज में रह के, अर्बन एरियाज में रह के, कि पुलिस है, हम जाके रिपोर्ट करेंगे, हम 498A करेंगे, कितना ज्यादा इजी है ये सारी चीजें बोलना। लेकिन अगर हम स्टडी करें हमारे रूरल महिलाओं को, उनको हम देखें कि उनका सोच क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर हमने एक लॉ बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति, वो महिला उसके अंडर जाके पुलिस के पास अपना रिपोर्ट कर सके, अपना कंप्लेंट कर सके। जरूरी ये है कि हम जागरूकता सबसे पहले हम जागरूकता को रखें, अवेयरनेस रखें, और अवेयरनेस कैंपेनिंग में सिर्फ महिलाओं को टारगेट ना करके हम पूरे समाज को टारगेट करें, जहाँ पे हम ये प्रोपेगेट करें कि कितना जरूरी है ये सारे हिंसाओं से अलग होना। क्योंकि लॉ तो बना देते हैं, 498 भी है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है, लेकिन महिला जाना नहीं चाहती। अगर जब हम एज स्टूडेंट्स भी हम जाते थे, घर घर में जाते थे, जहाँ से हमें रिपोर्ट्स आती थी कि ऐसे हिंसा चल रही है, तो हम बोलते थे कि ऐसे लॉ है, और तब तो हम बहुत यंग हुआ करते थे, तो हम बोलते थे चलिए हम आपका अभी रिपोर्ट करते हैं और आपका केस भी फ्री में हो जाएगा, क्योंकि हम तो महिला संस्थान से है। लेकिन आज समझ में आता है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कि उतना इजी नहीं है। हम बोलते हैं कि लॉ है, ये है, वो है, लेकिन जरूरी हमें ये समझना है कि ये जो महिला है वो सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली डिपेंडेंट है अपने पूरे समाज पे। तो ऐसे में अगर कोई लॉ है तो उस लॉ को प्रोपेगेट करने का जो मिशनरी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बहुत जरूरी है इस तरह से फ्रेम करना कि वो महिला उसके उपयोग कर सके। तो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में मैं बता रही थी, तो ये एक्ट, ये जो विधि है, ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस के साथ डील नहीं करता, और ये इस एक्ट का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जगह है कि वो मेंटल वायलेंस के साथ भी डील करता है। तो ज्यादातर समय हम मेंटल वायलेंस को वायलेंस मानते भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई महिला को मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है,
नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में, सामाजिक परिस्थिति में भी हम ये मान के चलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो हो ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई मारे पीटे, आपको फिजिकली हार्म करे, तब हम बोल सकते हैं अच्छा ठीक है, ये हिंसा है। लेकिन ये एक लॉ इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ फिजिकली नहीं, अगर मेंटली भी हमारे ऊपर हिंसा हो रही है किसी भी प्रकार से, वो भी विधि के अंदर आता है। विधि को हम कितना हद तक यूज कर सकते हैं, कितना हद तक हम एक्चुअली कोर्ट सिस्टम, पुलिस सिस्टम में अपना हेल्प मांग सकते हैं, वो एक अलग डिबेट है जो शायद हम एक लीगल पर्सपेक्टिव से पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर लॉ है तो एटलीस्ट हम इतना सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास उतना मीन्स है कि मैं उस विधि को इस्तेमाल करूं, अपने प्रोटेक्शन के लिए लूं, तो कम से कम विधि है, क्योंकि 2005 से पहले ये विधि भी सही तरह से नहीं था। दूसरी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विधि है इस विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं कहूंगी कि वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है। सो 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था लेजिस्लेचर के द्वारा, लेकिन इसमें भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो ये है कि हमारी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हमने कहा कि दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। अभी हमने जब इसको इस्तेमाल करने के इस बारे में सोचा, ये 1961 का एक्ट है, आज 2020 है, और 2020 में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए कि आज भी महिलाएं शोषित होते हैं, डाउरी डेथ्स होते हैं, और डाउरी तो रैम्पेंट है। I mean, पूरे इंडिया में ये एक बहुत ही बड़ा सोशल मैलिस है जिसे हम विधि के द्वारा भी नहीं फाइट कर सके हैं, और अवेयरनेस के द्वारा प्रोबेबली इस वो एकमात्र उपाय वही है कि हम जागरूकता क्रिएट करें लोगों में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का इंटरेस्टिंग बात ये है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। तो अगर कोई औरत चाहे, कोई महिला चाहे कि वो शादी के बाद उस पे बहुत उत्पीड़ना हो रही है, उस पे घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही है दहेज को लेके, तो वो अगर चाहे भी कि वो कोर्ट में जाए, अगर पुलिस में जाए, तो सबसे पहली बात तो है कि हमारी सामाजिक जो परिस्थिति है, महिला के पास ये ऑप्शन काफी कम है। लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि कोई महिला इतना जागरूक है, उसको अपने राइट्स के बारे में इतना सेंसिटिविटी है कि वो जाए और वो एटलीस्ट कोशिश करे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि दहेज क्योंकि देना भी कानूनी जुर्म है, तो अगर वो पुलिस में जाती है तो सबसे पहला इम्पेडिमेंट आता है कि अगर दहेज थोड़ा भी दिया गया तो उसके घर वाले भी वहां पे इम्पेडेड हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोबेबली ये मेजर रीजन था 1961 से लेके कि इस विधि को क्यों हम सक्सेसफुल नहीं बना पाए। तो पहली बात तो है महिला जाति नहीं है, दूसरी बात है अगर महिला जाति भी है तो उसके अपने घर वाले भी उसमें आ जाते हैं। तीसरी बात है कि आजकल जो नया सिस्टम आया हुआ है, एटलीस्ट पिछले 1.5 डेकेड से, कि पैसे नहीं दिए जाते या पैसों में ट्रांजैक्शन कम होता है और ट्रांजैक्शन गिफ्ट्स के द्वारा ज्यादा होती है। तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर समय मेरा LLB से लेके मेरा मास्टर्स तक भी ज़्यादातर समय काफ़ी दिनों तक मैं बंगाल में रही हूँ। तो बंगाल में जो कंडीशंस है, सामाजिक सिचुएशंस है, वो काफ़ी हद तक अलग है नॉर्थ इंडिया की तुलना में। तो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में दहेज तो एक तो है वो मैंडेटरी है, जो शायद बंगाल में ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं है। ये तो मैं बोल सकती हूँ। अगर है भी तो पैसों के मामले में लेन देन तो बहुत ही ज्यादा कम है ईस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडियन में तो अभी भी वो है, और जो लोग नहीं भी लेते हैं, जो लोग बहुत गर्व से ये कहते हैं कि हम तो दहेज नहीं लेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स वो सोचते हैं कि ये तो दहेज हुआ ही नहीं, ये तो सिंपल गिफ्ट्स है। अगर कोई अपनी बेटी को कोई तोहफा देना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडरलाइंग फैक्ट ये है कि बेटी को तोहफा नहीं दिया जा रहा है, ये तो इसको हम दहेज ही कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने सोशल डायनामिक्स को इस तरह से चेंज किया है, हमने हमारी सोच को, हमारी पर्सपेक्टिव को इस तरह से चेंज किया है कि हमें लगता है कि ये तो ठीक है, पैसे तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट ही देना है, उतना तो जायज है, उतना तो देना भी चाहिए, हम लड़की वाले हैं, इतना तो होना ही है। तो ये जो हमारे में माइंडसेट है,
जो सोशल कंडीशनिंग की वजह से पहले से आया है, दिस इटसेल्फ शोज कि एक बहुत बड़ी हद तक पैट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग अभी भी है। एंड एज अ लीगल एकेडमिशियन मैं ये कहूंगी कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जहां तक इसकी सवाल है, इट हैज नॉट बीन अ सक्सेसफुल एक्ट, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एट द सेम टाइम इसे हम जस्टिफाई भी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम महिलाएं भी ये सोचते हैं कि हाँ ये तो मेरा हक भी है, मेरे ससुराल वाले अगर कुछ मांग रहे हैं इतना तो देना ही चाहिए। तो इस सोच को हमें बदलना है, इस कंडीशनिंग को हमें और ज्यादा अपने आप में लाना है कि हम खुद भी इंसान हैं। मैं अगला लॉ जो मैं बोलने जा रही थी, दैट वाज अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इंटरेस्टिंगली इसके साथ अगर हम जोड़े, डाउरी के साथ अगर हम सक्सेशन को जोड़े, तो एक बहुत बड़ी माइंडसेट जो हमारी सोसाइटी में है कि और ये लड़की को भी लगता है कि मेरे पौष्टिक जमीन में, संपत्ति में मेरा तो कोई अधिकार है नहीं, तो अगर नहीं है तो कुछ मुझे शादी में ही मिल जाए तो वो भी सही बात है, और ये तो मेरा हक भी है। लेकिन यही जो माइंडसेट है हमें बदलना है। अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट जो कि 1956 में आया था, ये भी एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है इन इटसेल्फ, क्योंकि अगेन बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि महिलाएं तो खुद संपत्ति है। एटलीस्ट हिंदू सोसाइटी में तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, जहाँ पे महिलाओं को संपत्ति के साथ ही तुलना की जाती है। हम जहाँ कन्या दान करते हैं, दान तो उसी को करते हैं जो संपत्ति है, अगर इंसान है तो हम दान तो नहीं कर सकते। लेकिन हो रहा है, चल रहा है, अभी भी ये सारे प्रथाएं हम मान रहे हैं। कुछ हद तक हमारी मान्यता बहुत डीप रूटेड है, कुछ हद तक हम बोलते हैं ये तो चलता आया है तो हम मानते जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो एनीवे, मैं इस समय उस डिबेट पे नहीं जा रही हूँ, दैट इज अ बिगर डिबेट। लेकिन जहां तक हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात है, 1956 में जब ये लॉ कोडिफाई हुआ, हिंदू लॉ जब कोडिफाई हुआ, तो मैं बोलूंगी इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ अ लेजिस्लेशन। इसीलिए भी कि उससे पहले हमारे दो लॉज थी, 1939 में लॉज आए थे दो, जहां पे कुछ हद तक महिलाओं को संपत्ति पाने का या संपत्ति मिलने का प्रबंध किया गया था। लेकिन उत्तराधिकारी के कॉन्टेक्स्ट में, प्रसंग में अगर महिलाओं को देखा जाए तो ये तो 1956 का एक्ट है, 2005 में मेजर चेंजेस आए हैं इस लॉ में, लेकिन आज भी 2020 में भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या महिलाएं भी कॉम्पिटेंट है अपनी पैतृक संपत्ति में अपना हक जताना। ज्यादातर महिलाओं को इस विषय में पता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जरूरी बात यहाँ पे ये भी है कि 2005 में जब अमेंडमेंट्स आए तो ये कहा गया कि जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसमें इक्वल डिवीजन होना चाहिए महिला और अपने भाई के बीच। कोई वो शादीशुदा महिला भी है फिर भी उसका अधिकार है कि वो समान तरीके से सारे प्रॉपर्टी उसको मिले। खैर 2005 से पहले भी ये प्रोविजन था, 1956 से ही ये प्रोविजन था कि इक्वल डिवीजन होना है अपने प्रॉपर्टी का। लेकिन क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हिंदू लॉ में पहले से थे, जैसे कि कोपार्सनल प्रॉपर्टी जो कि सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ईस्ट में दया भागा सिस्टम नहीं चलता है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है फादर का, वहां पे महिलाएं अपना संपत्ति का हक फिर भी जमाते थे। लेकिन जो पौष्टिक जमीन है जो काफी सालों तक उस फैमिली के पास है, 2005 में ये विधि आया कि महिलाएं वहां पे भी अपना हक जमा सकती है। लेकिन लॉ आने से उसका रिफ्लेक्शन समाज में कितना हद तक हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा अपना जब मैं 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, जब मैं गुजरात में थी, मैं वहाँ पे गुजरात में मैं सूरत में काम करती थी। आई वाज इन एन यूनिवर्सिटी देयर। इंटरेस्टिंगली मैंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पे सर्वे किया था प्रॉपर्टी को लेके, सक्सेशन राइट्स को लेके, और वो भी मेरे जो रेस्पोंडेंट्स थे वो विमेन अलग अलग ईयर्स के 5 साल के LLB के GNLU जैसे इंस्टीट्यूशन से। बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव, इंडिया में 3rd बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट माना जाता है। और मेरा जो फाइंडिंग्स था वो इतना रिवीलिंग था, इतना
ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट भी था, लेकिन ज्यादातर समय इवन द 5th ईयर स्टूडेंट्स जिनको पूरी तरह से विधि पता है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स के साथ ये सर्वे करने का मतलब यही था कि मुझे पता चले कि बाकी समाज की तो जो सोच है, जो नॉन लॉ स्टूडेंट्स है उनकी जो सोच है, उसके साथ लॉ स्टूडेंट्स का सोच का क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। एंड इट वाज अगेन इंटरेस्टिंग कि वो सारी औरतें, मेरे ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स, मोर देन 50% रिस्पोंडेंट्स ने ये कहा कि हम हक नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, भाई को मिले पौष्टिक जमीन है, वो उस पे तो हमारा अधिकार नहीं हो सकता, सामाजिक तरीके से नहीं हो सकता, लीगली राइट है, लेकिन एनफोर्स करना शायद हम नहीं करेंगे। दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि नोइंग दैट आई हैव राइट्स, पीपल जो इसी बात को लेके डील करते हैं, डेलिबरेट करते हैं, हम पढ़ते हैं, बहुत सारे केसेस है जो हमें LLB के टाइम में भी पढ़ाया जाता है, और ऐसे में भी ये सारे महिलाएं जो है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो आगे जाके वकील बनेंगे, जो आगे जाके जजेस बनेंगे, वैसे महिलाएं भी, उनका भी ज्यादातर महिलाओं का ये कहना था कि उनके अधिकार वो नहीं लेंगे। सो हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास विधि है भी, सोशल अवेयरनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जागरूक करना लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है। ये 2-3 लॉज में डील करना चाह रही थी जहां तक घरेलू स्थल की प्रसंग में, लेकिन अभी क्योंकि महिलाओं का जो रोल है वो काफी हद तक बढ़ चुका है और वो सीमित नहीं है घरेलू स्थल में, तो कार्यस्थल में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है, ऐसे प्रॉब्लम्स है जो महिलाएं डेली बेसिस पे फेस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसके साथ भी बहुत अच्छे से तो डील नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं 2 ऐसे विधियों के बारे में बात करना चाहूंगी, जागरूक करना चाहूंगी मैं यहाँ पे सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को, कि जब आप भी काम करने जाए तो 2-3 ऐसी विधि है जिसे आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो है द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है, एक बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट रहा है सुप्रीम कोर्ट का 2007 में विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और इस केस में जो गाइडलाइंस दिए गए थे, उस केस के 1997 से लेके 2013 तक, इतने सालों तक पार्लियामेंट के सामने बिल पेश होते रहे, बट इट वाज नेवर पास्ड। द सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल सिर्फ 2013 में पास हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में अपना राय दे चुके थे और कहा था कि हमें ऐसा एक विधि लाना चाहिए महिलाओं के लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे हम समझते हैं यौन उत्पीड़न है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगी कि घरेलू स्थल में हमारी जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको वो बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर स्टडीज जो है वो यही रिवील करते हैं कि women आर मोर ससेप्टेबल टू सेक्सुअल वायलेंस एट होम। तो घर में जहाँ पे उनको सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए, वहीं पे सबसे ज्यादा उनके साथ यौन उत्पीड़ना होती है। लेकिन जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, वहां पे भी एक बायसनेस हमारे साथ, अगर फिजिकल भी नहीं तो वर्बल फॉर्म में, अलग अलग प्रक्रियाओं में ये बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके मतलब, उसके मोटिव्स कुछ और है। हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स भी काफी हद तक ऐसे है कि महिलाओं की जो पोजीशन है हमारे वर्क स्पेस पे, वो ज्यादा हाई पोजीशन में हम नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज अपरेंटली जो मेन है वो महिलाओं के अंडर काम नहीं करना चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जिसे डील करना जरूरी है, और इसके लिए कोई लॉ नहीं है फिलहाल। लेकिन जहां तक बात है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल अगेन पाथ ब्रेकिंग था, क्योंकि जो बिल 1997 से पेंडिंग था वो 2013 में आया है, और एटलीस्ट अभी हम ये तो कह सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क स्पेस पे एक ऐसा वर्क्स कमिटी होता है, ये मैंडेटरी है लॉ के अंडर, जहाँ पे महिलाएं अप्रोच कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है उनके कर्मस्थल में जो उनका गलत तरीके से उनको देख रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, मोबाइल्स में SMS भेज रहे हैं, या फिर ऐसे जोक्स भेज रहे हैं जो कि सेक्सुअली इंटरवीनिंग हो। तो ऐसे कंडीशंस में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है, इसके इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे एम्पावरमेंट के लिए, ये जरूरी भी है ये समझने के लिए कि हमारी अधिकार सिर्फ नहीं, ये बात हमारी अधिकार की नहीं है, ये बात हमारी प्रोटेक्शन की है। तो जब हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और जब
स्पेसिफिक लॉज है, तो मेरे ख्याल से इतना तो समझ हमारे में आना जरूरी है कि वर्क स्पेस में हम कैसे डील करें, जबकि घरेलू स्थल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिनसे हम डील करते हैं वो हमारे बहुत अपने होते हैं। लेकिन कर्मस्थल पे जो लोग हैं वहां पे भी दूसरे डायनामिक्स प्ले करते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम इस लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। द लास्ट लॉ टुडे जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा रीसेंट लॉ है, द कोड ऑन वेज 2019। ये कोड जो है, हमारे पहले भी लॉज थे, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 276 से है, जो काफी साल पुराना एक्ट है, जो ये कहता है कि कर्मस्थल पे महिला और पुरुष जो भी काम करे, अगर एक जैसा काम करे सिमिलर वर्क के लिए, उनका जो रोजगार है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वर्क स्पेस पे, कि अगर पुरुष है तो हम ज्यादा पे करेंगे और अगर महिलाएं हैं तो हम कम पे करेंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी साल पहले की बात है जब मैं LLB कर रही थी, तो मेरा जो होम टाउन है सिलीगुड़ी में, वहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए हम सर्वे करने गए थे, तो हम कंस्ट्रक्शन काफी सारे कंस्ट्रक्शन स्पेसेस पे गए थे, और हमने पूछा कि आप कितना पे करते हैं, तो जो मालिक है वो तो ज्यादातर समय ये सारे डेटा रिवील नहीं करना चाहता, आप क्यों आए हैं, कैसे हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि लॉ स्टूडेंट्स हैं तो उनसे तो बात ही नहीं करना। तो हमने जाके अलग अलग लोगों से, जो वर्कर्स हैं, हमने उससे बात किया, और हमें ये पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में टिपिकल काम होता है कि सीमेंट को मिक्स करना, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, ये जो ईंट है उसको लेके जाना, दीवार बनाना, तो यहाँ पे काफी सारी महिलाएं भी काम करते हैं। लेकिन उस टाइम का रेट था, ये मैं आपको 2008 की बात कर रही हूँ, जो सिलीगुड़ी छोटा सा शहर है, यहाँ पे रेट्स कुछ ऐसे थे कि दिन का 50 रुपए मिलते थे पुरुष को और 40 रुपए दिया जाता था औरत को। जब हमने ये पूछा कि क्या काम में कोई डिफरेंस है, इंटरेस्टिंगली महिलाएं भी उन्होंने भी ये कहा कि हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो तो काफी कम है मर्दों से, तो जितने सारे ईंट हम एक बार में लेके जा सकते हैं, शायद मर्द उससे ज्यादा लेके जा सकते हैं, एक पुरुष होगा तो, क्योंकि उसके फिजिकल स्ट्रेंथ ही वैसा है। लेकिन अगर समय के बारे में देखिए, जो सुबह से शाम तक ये लोग काम करते हैं, कितने बार ये राउंड्स मारते हैं, वो सब सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तरीके से, अगर ये जो औरत है वो एक साथ 10 ईंट ट्रांसफर कर पा रही है, तो शायद ये जो पुरुष है उसके काउंटर पार्ट वो 15 या 16 ईंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इसके बेसिस पे उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। इट वॉज जस्टिफाइड। सारी औरतें भी कहा कि ये तो जस्टिफाइड है, हमारे में उतना तो फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये समझ में आता है, और ये लॉ जो है, ये जो विधि है, ये तो बहुत साल पुराना है, नया कोडिफाई हुआ है 2019 में। इसलिए मैं चाहती थी कि आपसे इसका भी शेयर करो कि कोई भी वर्क स्पेस पे हमारी विधि ये कहती है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ वर्क हम करिए तो महिला या पुरुष के वित्त में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉयर है वो रोजगार हमें अलग से नहीं दे सकता। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि विधि होने के बावजूद भी जब फिजिकल काम की बात आती है तो ये माना जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड है कि औरत है तो वो कम काम करेगी, औरत है तो उसके साथ उसके बच्चे भी आएंगे, जबकि बच्चा तो औरत और मर्द दोनों का होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली सिस्टम। लेकिन क्योंकि औरत अपने बच्चे को भी टेंडर करेगी, और टिपिकली अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखें लेबर्स में, तो हम देखेंगे कि ज्यादातर औरत अपने बच्चों को लेके आती है, उनको खिलाना पिलाना होता है। अब ये बात अलग है कि लॉ के द्वारा भी हमने एस्टैब्लिश किया है कि एक औरत को ये अधिकार है, अगर वो वर्क स्पेस पे है तो क्रैश बनाना है एम्प्लॉयर को, और बिकॉज प्राइमरीली जो बच्चों की देखभाल की बात है, संसार की बात है, वो औरत पे डिपेंडेंट होती है। हम आत्मनिर्भर की बात करें या फिर हम सामाजिक परिस्थिति की बात करें, हम कल्चर कुछ भी बात करें, लेकिन ये तो हम इस मान्यता से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते कि बच्चों के मामले में, संसार के मामले में औरत का जो रोल है वो प्राइमरी है। लेकिन एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी तरह से निभा रही है, तो जब उनको
कमर्शियल एरिया में रोजगार करने के लिए उनका जो दायित्व है, हम वहां पे उनको डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि वहां पे क्योंकि वो दूसरे काम भी करते हैं, वो अपने बच्चे को भी देखेगी, उसको भी खिलाएगी। हम ये वी फेल टू अंडरस्टैंड कि इस औरत के लिए काम बढ़ जाता है, जबकि उसी का काउंटर पार्ट जो पुरुष है वो सिर्फ रोजगार के लिए ही सोचता है। एक औरत को, एक महिला को सिर्फ रोजगार नहीं, उसे रोजगार के साथ साथ अपने बच्चे का भविष्य, उसका वेलबींग, उसका परवरिश, इसका भी ख्याल होना है, उसको देखभाल करना है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ गए, इसका जो दायित्व है महिला का संसार में वो तो बढ़ गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी वजह से हम इसको कम पे करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो सारे लॉज, ज्यादातर लॉज मैंने अभी आपसे डील किए, 5 लॉज, इनकी एक्सप्रेशन जो है, इनकी इफेक्ट जो है स्पेशली रूरल इंडिया में काफी हद तक कम है। और वायलेंस जो है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हमने अनफॉर्चुनेटली अगेन रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखे हैं जहाँ पे ये बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन विथ टाइम वी होप कि जागरूकता जैसे बढ़ेगी, हम समाज में जितना ज्यादा इस अंडरस्टैंडिंग को फैला सकते हैं, समाज की कल्याण उतनी होगी। महिला को जब तक हम उसकी ड्यू नहीं देते तो ऑब्वियसली हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि समाज जो है वो भी पूरी तरह से प्रोग्रेसिव होगा। मैं यहीं पे एंड करूंगी। मैं चाहती हूँ, मैं बस एक मैसेज देना चाहती हूँ सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे, कि आप जब भी कार्यस्थल पे जाए, आप जब भी अपने घरेलू स्थल पे डील करें, ड्वेल करें, इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि काफी सारे विधियां है, हमें सिर्फ पता नहीं है। तो अभी तो गूगल का जमाना है, आप कभी भी गूगल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बी अवेयर। और किसी को अगर आप देखें आगे जाके कि ऐसा हो रहा है और आपको लगे आप उनकी मदद कर सके, तो जरूर आगे बढ़िएगा और हेल्प करिएगा, इससे हमारी सोसाइटी बेटर होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुचिता मैम, आपने सच में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जैसा कि रुचिता मैम ने कहा कि कानूनों का बनना ही आवश्यक नहीं है, वो सही से पालित उनको किया जा सके, उनका पालन ठीक से हो, इसके लिए जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमें मेंटली प्रिपेयर भी होना होगा। जैसे कि उन्होंने बताया था कि जिस वक्त उनके साथी लॉ स्टूडेंट्स थी जो उनकी, वो तक अपना अधिकार लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों के प्रति कभी कभी सचेत होते हैं, तो उन्हें जानते हैं, लेकिन उनको लेने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती है। जैसा कि मैम ने अभी हमें बताया और समझाया एक तरह से कि अपने अधिकारों को लेना जो है कुछ बिल्कुल गलत नहीं है। अगर हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो कानूनों के बनने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जितने आवश्यक कानूनों का बनना है, उतना ही आवश्यक उनका पालन करना है और उनके प्रति जागरूक होना है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अब एक महत्वपूर्ण सूचना दी जानी है। इसके लिए मैं डॉक्टर अजीत सिंह चारक जी, सह नोडल अधिकारी मिशन शक्ति को आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज आप आए और वो महत्वपूर्ण सूचना जो भी है उससे हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर चारक सर। सभी को सादर प्रणाम। मित्रों, एक थोड़ा सा चेंज है, हमारा जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा अपडेट करना था आपको। एज पर शेड्यूल हमने निबंध प्रतियोगिता का जो आयोजन किया था वो 24 अक्टूबर को हमने रखा था, लेकिन चूंकि जो फॉर्मेट रिपोर्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल है जी, मैं उसके हो जाऊं क्या? हाँ मैडम, आप हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो निबंध प्रतियोगिता का जो हमारा 24 तारीख को होनी थी वो हमने प्रीपोन्ड करके, यानी उसको पहले कराने का निर्णय लिया है और वो हम कल यानी 21 तारीख को कराएंगे। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए छात्र और छात्राएं हैं, इन सभी से अनुरोध है कि वो जो सब थीम्स दी गई थी निबंध लिखने के लिए, उन सब थीम्स पर अपना एक निबंध तैयार करके डॉक्टर दीपक सिंह सर को जो हमने एक डिस्प्ले किया था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कराया था, उस पर आप व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि कल के जो मॉर्निंग सेशन जब होगा हम उसको आपको डिस्प्ले करके उसका कंपटीशन करा सकें। मेरा पुनः एक बार सभी से इस बात के लिए अनुरोध है कि निबंध लेखन प्रतियोगिता जो कि 24 अक्टूबर को कराने का निर्णय हुआ था उसको चेंज करके अब हम कल 21 अक्टूबर को कराएंगे, जिसके लिए आप अपना निबंध तैयार कर
डॉक्टर दीपक सिंह सर के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि कल उसकी जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सके। थैंक यू, दिस मच इज टू अनाउंस एंड ओवर टू गीतांजलि मैम। धन्यवाद चारक सर, आपने जो महत्वपूर्ण सूचना दी कि जो निबंध प्रतियोगिता है जो कि 24 तारीख को होनी थी, अब वो 21 तारीख को होगी और सभी छात्र छात्राएं जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वे कृपया कर दीपक सर से इस विषय में पूरी जानकारी ले लें। अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं इस सत्र की जो हमारी द्वितीय वक्ता हैं, अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि सुश्री पूर्वा वत्स जी हैं। एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी हैं। आपने धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर की छात्रा आप रही हैं। आपने वहां से लॉ की जो है वो शिक्षा ग्रहण की है। सुश्री पूर्वा जी सन 2019 में मॉस्को में आयोजित इंडियन यूथ फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आप एक प्रशिक्षु के रूप में नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर द स्ट्रीट बेगर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ एनसीआर के लिए भी आपने कार्य किया है और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी आप संलग्न रही हैं। साथ ही इन्होंने जबलपुर मध्य प्रदेश के पिपरिया गांव में महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है और आप महिलाओं के उत्थान के लिए होने वाले समस्त कार्यक्रमों में बड़ी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करती रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में पूर्वा जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूर्वा जी, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें व हम सभी को आज के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दें। पूर्वा जी। नमस्कार, थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं इतनी क्वालिफाइड तो नहीं हूँ कि मैं आप सबके सामने कोई बहुत बड़ी बात कह सकूँ, बट क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट एंड दैट टू अ लॉ स्टूडेंट काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस अक्वायर किए हैं जहाँ मैं महिला अधिकारों के बारे में मुझे बात करने का मौका मिला है और अवेयरनेस जनरेट करने का मौका मिला है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करके बस एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि जब ये सेशन खत्म हो तो आपके अंदर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अपने अधिकारों को लेके, और जितनी भी जानकारियाँ जो एग्जिस्टिंग जितने कानून हैं जो विच हैव बीन क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, आपके पास उनके सबके अवेयरनेस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि आप बाकी सारी महिलाओं और लड़कियों के लिए भी अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें महिला सशक्तिकरण के लिए। तो जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया, मैं एक विधि की छात्र हूँ और पिछले साल मेरी गर्मियों की छुट्टी में मुझे ये मौका मिला था कि मैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए इंटर्न कर सकूं। तो जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही थी तो मेरी 2 महीने की इंटर्नशिप में मैंने बहुत सारे ऐसे सर्वेस, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस किए थे ये जानने के लिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों की सेफ्टी के लिए काम कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ वो है सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑल द सेक्सुअल क्राइम्स जो विच आर डन अगेंस्ट वुमेन, और इस सब को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब मैं एनसीपीसीआर में इंटर्नशिप कर रही थी तो मैंने पॉक्सो एक्ट के अंडर काम किया था, जो उनका पॉक्सो एक्ट का डिपार्टमेंट है। पॉक्सो एक्ट में आपको बता दूं स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट कानून है हमारे देश में सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए। और जैसा कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो रेप लॉज हैं वो एज कम्पेयर टू हाउ दे यूज्ड टू बी आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और इस सबको इस तरीके से बदलने की, इस तरीके से सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ढालने की जरूरत क्या पड़ी। तो जब मैं पॉक्सो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये काम दिया था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जो हमारा न्यू दिल्ली का क्षेत्र है या उसके आसपास जितने
सिटीज हैं जैसे नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद, इन सब एरियाज में मुझे सर्वे करना था और मुझे पुलिस स्टेशंस में जाके जानकारी निकलवानी थी कि इन सारे एरियाज में रेप रेट क्या है, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस बाकी सारे जो हैं उन सब का रेट क्या है, और स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ ranging from infants to 18-year-old children, focusing on a female child. तो जब मैं ये सर्वे कर रही थी तो मुझे ये पता चला था कि एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, जो एनसीआर के जो गांव वाले इलाके हैं, जो गांव और बस्तियों वाले इलाके हैं, उनके कंपैरिजन में जो शहर का इलाका है, जैसे अगर आप लोगों को पता हो तो दिल्ली में एक एरिया है गोविंदपुरी, जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। वहां पे ये सेक्सुअल ऑफेंसेस का रेट इन गांव वाले इलाकों में, इन बस्तियों वाले इलाकों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। और मुझे जो रीजंस पता चले कि ये जो एक डेली लेवल पे हम लोग रेप की न्यूज सुनते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ एक डेली लेवल पे रोज की जिंदगी में कितने सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, ये हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हाई है। और इस हाई रेट का रीजन क्या है? तो पहला रीजन जो मुझे समझ में आया ये सारे ऑफेंसेस से रिलेटेड, वो था लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द लॉज जो हमारी गवर्नमेंट आज तक लेकर आई है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, फॉर द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन। हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, जैसा कि रुचिता मैम ने बताया था कि वी हैव द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वी हैव द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट विशाखा गाइडलाइंस आई थी अभी कुछ सालों पहले, जिन्होंने एक एक्ट बनाया था, द पॉश एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड हरासमेंट एट द वर्क प्लेसेस एक्ट। और जैसा कि पॉक्सो एक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारे एक्ट, ये सारे कानून हमारे देश में हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब इनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। ये बनाए बहुत अच्छे थॉट के साथ गए हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द हरासमेंट ऑफ वुमेन व्हेन दे गो आउट टू वर्क और इवन व्हेन दे आर इनसाइड देयर होम्स। क्योंकि देखा जाए तो आज की तारीख में कोई भी औरत कहीं पे भी उतना सेफ नहीं है जितना कि एक लड़का होगा, चाहे वो उनका घर हो, चाहे वो बाहर हो। और हम लोग ये देखते हैं कि पुराने टाइम से लेकर अभी तक हमारी सोसाइटी इतना प्रोग्रेस कर चुकी है कि औरतें सिर्फ अपने घर तक लिमिटेड नहीं है, दे आर स्टेपिंग आउट टू वर्क, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट स्फीयर्स, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, एवरीवेयर वुमेन आर एक्सेलिंग। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन दीज एक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो ये एक्ट कहीं ना कहीं फेल कर जाती हैं, क्योंकि सिर्फ एक्ट बनाने से वो एक्ट सक्सेसफुल नहीं होती। One of the first steps in order to proper implementation of a policy is to create awareness about it. हमारी सोसाइटी में इतने कानून हैं पर वो कानून लागू इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए तो उन्हें वो रिपोर्ट कैसे करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को ये सारे केसेस रिपोर्ट करने से रोकता है, वो है डर। उन्हें लगता है कि अगर इफ दे कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, इफ दे स्पीक अबाउट द एक्ट्स दैट आर डन अगेंस्ट देम, जो उनके राइट्स इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं, इट विल हार्म देयर ऑनर। और ये जो इज्जत बचाने का डर होता है, इसकी वजह से लोग ये सारे क्राइम्स रिपोर्ट नहीं करते, और इस वजह से जो लोग ये सारे क्राइम्स करते हैं उनको बढ़ावा मिलता है कि शायद अगर वो कुछ गलत करेंगे किसी के साथ तो एट द एंड ऑफ द डे वो बच जाएंगे। उनके साथ इवन दो कानून है ऐसे कि उन्हें काफी कड़ी सजा मिल सकती है, उन्हें वो सजा नहीं मिलेगी। और यही मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सारे कानून होने के बावजूद वो फेल कर जाते हैं। तो जब मैं वो सर्वे कर रही थी तो मुझे ये पता चला था कि इन चिल्ड्रन, जनरली इन चिल्ड्रन, लड़के और लड़की दोनों मिला के बहुत ज्यादा रेट पे बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू ग्रोन अप्स जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में बच्चों के साथ ये सारे ऑफेंसेस करना जो
क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि आप बच्चों को इजीली बहला फुसला के अपने साथ ले जा सकते हैं और उनके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। और बच्चों में एक और बात जो होती है जो विच मेक्स इट इजी फॉर ऑफेंसेस टू बी डन अगेंस्ट देम, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज ऑफेंसेस। कि उनके साथ गलत हो जाता है, बट जब तक वो बड़े नहीं होते, जब तक उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती उनके अंदर कि जो उनके साथ हुआ था वो गलत था, उन्हें समझ ही नहीं आता कि जो उनके साथ हुआ था वो गलत है। क्योंकि बच्चे बहुत भोले होते हैं, उन्हें इतनी छोटी एज पे सही और गलत की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, जब ये आया तब इस पर्पस के साथ आया था कि बच्चों के राइट्स और लड़कियों के राइट्स ज्यादा प्रोटेक्ट किए जा सके। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं इसीलिए फेल कर जाता है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके हमारी सोसाइटी में एक टैबू है, जिसे लोग उसे रिपोर्ट करने से डरते हैं, जो कि गलत है। जबकि हमारी ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया should be to make our peers, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उन लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसे रिपोर्ट करना ही एक सही तरीका है जस्टिस पाने का, या आपके साथ जो गलत हुआ है उसे उसके लिए रेट्रीब्यूशन पाने का। जो हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है वो काम ही इस तरीके से करता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं सोसाइटी में उन्हें सुधारा जा सके, और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको किसी तरीके का कॉम्पेंसेशन दिया जा सके, ताकि उन्हें ये लगे कि वो अकेले नहीं है और ये सोसाइटी जब भी उनके साथ कुछ गलत होगा उनके राइट्स के लिए लड़ेगी। Apart from sexual offenses, another factor which I thought, apart from the lack of awareness against sexual offenses, और जो मुझे पता चला जब मैं गांव में काम कर रही थी as part of a project, a sociology project of my curriculum, तो मुझे ये पता चला एक और बहुत important reason जो लोगों को इन कानूनों को समझने के अगेंस्ट काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमारी सोसाइटी में रूरल एरियाज स्पेशली में लिटरेसी रेट बहुत कम है, और एज कम्पेयर टू गर्ल्स ये लिटरेसी रेट और ज्यादा कम है। जैसे 2011 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि लड़कों में जो लिटरेसी रेट है वो करीबन 86% है, और वहीं एट द सेम टाइम लड़कियों में वही लिटरेसी रेट 62% के राउंड था, जो कि 20% से ज्यादा का मार्जिन है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम लड़कियों से सेक्स एजुकेशन तो बहुत बात की बात, हम एजुकेशन की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जाता एजुकेशन का। और फिर वही बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं which provide for the education of girls, पर वही है कि हम उन्हें अवेयर इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे अंदर वो जनरल अवेयरनेस नहीं है उन स्कीम्स को लेके। जैसे मुझे एक ह्यूमन राइट्स सेंटर के लिए इंटरव्यू देना था, तो उस इंटरव्यू के लिए मैं पढ़ रही थी ह्यूमन राइट्स के बारे में और उनकी हमारे देश में स्थिति क्या है। तो मैंने यही देखा कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो लड़कियों में है वो कम है, और one of the main reasons why the literacy rate in girls and women is lesser as compared to the male population of the society is due to women and female dropouts। कि अगर उन्हें मौका दे भी दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए तो कुछ सालों बाद उन्हें स्कूल्स और कॉलेजेस से निकाल लिया जाता है। और इसके 3 मेन कारण जो मैंने देखे वो ये थे कि पहला कारण ये था कि आज भी हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि किसी भी औरत, किसी भी लड़की का जो रोल है वो गृहस्थी तक रिस्ट्रिक्टेड है। इट इज अ डोमेस्टिक रोल दैट दे आर सपोज्ड टू प्ले इन द सोसाइटी। कहने को हमारी सोसाइटी, हमारा देश बहुत प्रोग्रेस कर चुका है जस्ट बिकॉज वो इतने कानून ले आया है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर सके, पर आज भी लोग ये मानते हैं कि एक औरत, एक लड़की का रोल सिर्फ उसके घर तक रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर कहने के लिए कि राइट टू एजुकेशन है बच्चों का, तो अगर उस राइट टू एजुकेशन के प्रेशर के चलते
कोई माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज भी देते हैं तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है जैसे ही वो 16 साल की होती है कि अब बारी है उनकी बेटी की शादी करा देने का। तो 32% of the female population that goes to school is engaged at the age of 16 or 17 and 12% of them are already married. तो कहने के लिए तो हमारी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो अ क्राइम, बट आज भी 18 साल से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की भी शादी करा दी जाती है क्योंकि गांव और बाकी जितने रूरल एरियाज हैं वहां पे parents think it as an obligation to get their daughter married as soon as she reaches the age of 16, not even 18, जो कि हमारे देश में एक लीगल एज है लड़कियों की शादी कराने की। और रही बात शादियों की, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इतनी प्रिविलेज्ड होती हैं, जैसे कि मुझे ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, बहुत सारी लड़कियों को ग्रेजुएशन करने का मौका मिला, बट अगेन उनकी शादी, मैरिज इज सच अ टैबू इन अ सोसाइटी, मैरिज इज सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अ सोसाइटी कि दे प्रायोरिटाइज अ गर्ल्स मैरिज ओवर अ गर्ल्स एजुकेशन, व्हिच शुड नॉट बी द केस। क्योंकि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही है कि हम अपने देश की लड़कियों को एजुकेट करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इज द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो गांव में रहती हैं या रूरल एरियाज में रहती हैं या शहरों की भी जो बस्ती वाले इलाके होते हैं वहां रहती हैं, उनको अगर मौका दिया जाए पढ़ने के लिए तो उनके सामने एक और प्रॉब्लम जो सामने आएगी वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर सेफ्टी, कि वो घर से निकलेंगी तो हमेशा उनके सर पे एक खतरा मंडराता है कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। हम आज की तारीख में अपनी सोसाइटी में वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हैं, जबकि वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां हमारी लड़कियां, हमारी औरतें सिक्योर फील करें, प्रोटेक्टेड फील करें, ये फील करें कि अगर वो घर से बाहर निकल रही हैं तो वो जहां चाहे वहां जा सकती हैं बिना किसी डर के। और इस डर की वजह से ही माँ बाप हमारे भले के लिए हमें स्कूलों, हमें कॉलेजों से निकलवा देते हैं ये सोच के कि एक लड़की को बहुत दूर जाना पड़ेगा और वो जो दूरी है घर से लेके उनके इंस्टीट्यूट तक की, उसके बीच में उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। एंड देन अगेन द ऑनर फैक्टर, इज्जत वाला फैक्टर हमारे दिमाग में आता है कि अगर क्योंकि ये बोला जाता है कि किसी भी घर की इज्जत उस घर की लड़की होती है। तो another important factor is the safety of women. We have not yet been able to create an environment where a women feel safe and secure. That is another lacuna that a society faces. उसके अलावा तीसरा एक बहुत important factor is the lack of financial instability in families. हमारी country is still a developing country due to its poverty rate. और ज्यादातर लोग जो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाते हैं, उनका कारण यही होता है कि उनके पास वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के पैसे नहीं होते। Another factor that pushes this lack of financial aid forward is again the lack of awareness about the schemes that the government is trying to implement. Not only the state government बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है एट द नेशनल लेवल बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल एड के लिए, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन के लिए। आप अगर किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी पे जाएंगे या किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन होता है सीट्स का, बट क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है वो ये सारी फैसिलिटीज अवेल नहीं करते। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूमरस स्कीम्स हैं, यूजीसी की स्कीम्स हैं, AICTE की स्कीम्स हैं जो लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में। पर वही है कि ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सारी स्कीम्स हम अवेल नहीं कर पाते। तो ये 3 मेजर रीजंस ऐसे हैं
जिनकी वजह से हमारी लड़कियों में ड्रॉप आउट रेट एज कम्पेयर टू द बॉयज ऑफ अ सोसाइटी बहुत ज्यादा है। और बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप आउट रेट अगेन हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। और एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे समझ में आता है, प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हैं, but one of the major factors that is the cause of these problems is the low literacy rate। और एजुकेशन को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता हमारी सोसाइटी में जितना कि ऑन अ जनरल लेवल किसी भी लड़की की शादी को दिया जाएगा। तो what I feel is that the need of the hour is to create an awareness that it is more important to educate your girl than getting the girl married। और वही बात है फिर कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज आवर ड्यूटी टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर अवेयरनेस दैट ऑल ऑफ अस हैव बीन टॉकिंग अबाउट। इस अवेयरनेस के बारे में हम बात तो करते हैं, बट जब बारी आती है हमारी एक ड्यूटी निभाने की, तो कहीं ना कहीं वी ऑन अ पर्सनल लेवल्स लैक इन इम्प्लीमेंटिंग एंड फुलफिलिंग दोज ड्यूटीज। तो और एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन इज नॉट जस्ट टू रीड टेक्स्ट बुक्स but to understand, but to create an understanding of our society better, ताकि हम अपने rights, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके खुद। हम सभी को फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में पता होगा, और जैसे कि रुचिता मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि as compared to the ancient times या as compared to the older times we have become more vocal now, कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम खड़े होकर अपने अधिकारों के बारे में, अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। और one major platform that plays a really important role in our lives is social media। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, you can easily apart from going to the authorities directly, if you feel that the authorities are not listening to you, you have other platforms like social media to voice your opinions। हमारे देश में पूरी दुनिया में इनफैक्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट की लहर आई, बहुत सारे वेव्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, और इसका मेन टॉपिक, जो मेन मुद्दा हर बार उठाया जाता था, वो था वुमेन एम्पावरमेंट। एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन। और उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे भी पड़ा, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं कि वी आर मोर वोकल अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन। आज हम ज्यादा खुल के अपने अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। और जो एक्ट्स रुचिता मैम ने बताए, जो एक्ट्स मैंने बताए, वो आए इस वजह से हैं क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज वी नीड बेटर लॉज, वी नीड implementation of these policies and laws in a better manner। और रही बात प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने की, हाँ मैं सोशल मीडिया की बात कर रही थी, तो हमारे देश में भी इन फॉर्म्स ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स ओनली, अगर हम उन्हें छोटा माने या बड़ा माने, जैसा भी माने, मूवमेंट्स के फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी रिसेंटली एक मूवमेंट की बहुत ज्यादा प्रचलन में था, which was the hashtag #MeToo movement, where women who felt that their rights have been violated, that sexual offenses had been done against them, और उन्हें ऐसा लगा था कि उन्हें उस टाइम मौका नहीं मिला था अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने का, तो उन्होंने ये hashtag #MeToo movement की सहायता से अपने राइट्स की मांग करी थी, which was a good initiative, but उसके बहुत सारे अपने खुद के लैकिनास थे, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मैं आप सबको इस सब के बारे में बात करके बताना चाहती हूँ वो ये है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है हमारे पास अपने राइट्स के बारे में बात करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि अगर एक तरीका फेल कर जाता है तो हम किसी और तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ये सोचना कि अगर एक तरीका फेल कर जाए कि अब आपके साथ जस्टिस नहीं हो सकता, बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि आप अपने पर्सनल लेवल पे अपने राइट्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। The only need for that is better understanding and better awareness of your rights. So what I would like to urge all of you is to read about these rights.
to know about these, right? हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, हम ज्यादातर लोगों के पास, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अपने खाली टाइम में बैठ के, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स एंड वी आर इन द एज वेयर वी आर लर्निंग, वी आर गेनिंग नॉलेज, हम अपने खाली टाइम में बैठ के इस सब के बारे में पढ़ सकते हैं, ताकि हम सिर्फ अपने में नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी की बाकी हमारी बहनें, बाकी महिलाओं के अंदर भी एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर सके उनके अधिकारों के बारे में, ताकि कभी भी कहीं भी कोई भी औरत अकेला फील ना करे या ये फील ना करे कि उसके साथ गलत हुआ है और वो उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही। वही कहते हैं ना कि God helps those who helps themselves. So what I feel is that the need of the hour is to make ourselves and all of the other people around us aware about their own rights and work and strive in order to retain them, in order to make our own lives better. Thank you so much. That will be all from my side. बहुत ही बढ़िया पूर्वा जी, जिस तरह इतनी छोटी उम्र Thank you, में ma'am. जटिल व संवेदनशील विषयों पर आपने इतनी सटीक चर्चा की है, ये सच में प्रशंसनीय है। आप जैसे सक्रिय व जागरूक युवाओं को देखकर एक उज्जवल समाज के विकास के प्रति सकारात्मक अनुभूति होती है। आप आज के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। आपके भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं पूर्वा जी। Thank you so much, ma'am. Means a lot. यू आर वेलकम। हमारे आज के सत्र के अंतिम चरण में अब मैं कला संकाय के अध्यक्ष हमारे आदरणीय डॉक्टर आलोक मिश्रा सर जी को आमंत्रित करती हूँ व उनसे निवेदन करती हूँ कि वे हम सभी को आशीर्वाद दें व अतिथियों का आभार व्यक्त करें। आदरणीय डॉक्टर आलोक मिश्रा सर। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी से आ रही है। बहुत सारा धन्यवाद और आभार आप सभी का। आज कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं ऐसी जगह पर हूं जहां से अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूं। मेरे एक रिलेटिव का देहांत हुआ है, हम वहां हैं। लेकिन मैं अभी थोड़ा कार्यक्रम में विलंब था, शालीन जी से बात हुई, सुनने का अवसर मिला रुचिता जी को और पूर्वा जी को, दोनों लोगों को। बहुत बढ़िया विचार और महिलाओं पर निश्चित रूप से भारत ही क्या संपूर्ण विश्व में उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए आज की स्थिति में, वो बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। लेकिन जब कभी कभी हम, चूंकि मैं प्राच्य विषयों का विद्यार्थी रहा हूं, प्राच्य साहित्य में मेरी रुचि रही है, जब मैं अपना पिछला इतिहास देखता हूं तो जो स्थान उस समय हमारी महिलाओं को बहुतायत में प्राप्त था, आज वो बहुत कम में प्राप्त हो पा रहा है। और आप सभी की वार्ता के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंच पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को अधिकार, विधिक अधिकार देने तो बहुत आवश्यक है, लेकिन उन सभी चीजों से पहले जो महिलाओं के लिए सबसे आवश्यक है, हमें ये सोचना होगा कि ये सब चीजें देने के बावजूद भी उनके शोषण, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ ही रहे हैं। रोज अखबार में हमारी बेटियों, हमारी बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुखद है। इन परिस्थितियों में शायद हमें सोचना होगा कि ऐसा क्या किया जाए इन अधिकारों के साथ साथ जो महिलाएं, जिन्हें हमारे इतिहास में माँ सीता का, दुर्गा का, शक्ति का स्थान प्राप्त था, हम उन्हें वह स्थान दे सकें। मुझे जहां तक लगा कि सबसे पहले महिलाओं को, जैसा कि रुचिका जी ने भी कहा और पूर्वा ने भी कहा, कि उन्हें सबसे पहले आवश्यक है कि हम उन्हें शिक्षित करें। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना और अधिकारों से ज्यादा अपने अंदर निहित स्वार्थ की और आत्मविश्वास और आत्मबल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। शायद भारत सरकार ने बहुत समय बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस विषय पर कुछ थोड़ा बहुत इनिशिएटिव लिया है। ये जो महिला शक्ति या जो इस समय हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, दुर्गा सप्त, ये जो दुर्गाष्टमी के अंतर्गत, जो नवरात्रियों के अंतर्गत, इसमें महिलाओं और बच्चियों के अंदर जो वैचारिक रूप से मजबूत हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके साथ साथ आवश्यक है कि उनके अंदर एक आत्मबल का विकास किया जाए।
वह यह समझ सकें कि मैं किसी से, जब हम किसी से डरते हैं, कोई अत्याचार हमारे ऊपर तब करता है जब हम अत्याचार होने देते हैं। जिस दिन हम ये समझ लें कि इससे हम कमजोर नहीं हैं, न शारीरिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न वैचारिक रूप से, तो अत्याचार की स्थितियां बहुत कम हो जाती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा रुचिता जी को कि उन्होंने बहुत सारी बात की, और मैं उन्हें और बहुत ज्यादा धन्यवाद इस बात का देना चाहूंगा। उन्होंने पहले ही कहा था मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत सुंदर हिंदी में बोली। बंगाल में निश्चित रूप से अन्य प्रदेशों के स्थिति में महिलाओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, ज्यादा स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। हमें उनसे बहुत सारे मानक तय करने होंगे और उनका मार्गदर्शन लेना होगा। मैं बहुत आभारी हूँ रुचिता जी का कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, उन्हें विधिक रूप से जानकारियां दी। मैं पूर्वा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि इस छोटी सी उम्र में पूर्वा ने, जब हम अपने समवयस्क से कोई बात सुनते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। कोई टीचर पढ़ा रहा हो और कोई अपना दोस्त कोई बात कर रहा हो तो प्रभावशाली दोस्त की बात ज्यादा होती है। मैं पूर्वा जी का बहुत विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने एक दोस्त की तरह से हमारी बच्चियों को जानकारियां दी, विधिक जानकारियां दी। हम आभारी हैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली अपने महाविद्यालय की टीम के मार्गदर्शक, अपने प्राचार्य डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्र जी का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारी बच्चियों को शारीरिक रूप से सक्षम होने का प्रशिक्षण देने वाली हमारी जो शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार सिंह चारक जी हैं, डॉक्टर प्रांजल शाही जी हैं, कि वो हमारी बच्चियों को शारीरिक रूप से वह ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वह एकांत में अपने आप को शारीरिक रूप से किसी से भी कमजोर न समझे। हम आभारी हैं डॉक्टर मीना शर्मा जी के, प्रमोद जी के, गीतांजलि जी के और डॉक्टर मीना शर्मा जी के कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ग होना चाहिए, जो सबसे सशक्त वर्ग होना चाहिए, उसके उत्थान के लिए सभी लोग सोच रहे हैं। बहुत बृहद विषय है। कभी फिर इन विषयों पर कुछ ऐसे अनछुए विषय हैं जिन पर चर्चा होने से रह गई। हम चाहेंगे हमारी टीम से कि फिर कभी डॉक्टर रुचिता चौधरी चक्रवर्ती जी से और पूर्वा जी से हमारी वार्ता हो सके, हमारे छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गीतांजलि जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने कितने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर गीतांजलि। धन्यवाद सर, और हम सभी की ओर से मैं एक बार आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे कठिन समय में भी आप हम सभी के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे और आपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी, अब मैं कार्यक्रम का बिल्कुल अंतिम चरण आ चुका है। अब हम अपने होस्ट से जी से जो है वो निवेदन करेंगे कि कृपया वो इस कार्यक्रम का अंत करें।